अध्याय 2585 क्रूरता। समय बीतता गया। सैम और उसके साथी छायालोक में विलीन हो गए और कभी कभार ही बाहर आते थे। विस्तार योजना कुछ समय के लिए रुक गई थी। स्वचालित प्रणाली को छोड़कर बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सेक्सन क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। दरअसल कई बार बेवुल्फ ने सैम द्वारा बनाए गए कठपुतलियों और संरचनाओं पर हमला किया, लेकिन चाहे वे कितनी भी कठपुतलियों को नष्ट कर दे, वे आती ही रहीं। विशेष रूप से उनके द्वारा बनाए गए छाया क्षेत्र। अगर वे किसी एक को नष्ट करने में कामयाब भी हो जाते, तो वह छाया ऊर्जा के भयंकर संक्षारण तूफान पैदा कर देता और आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता। और इन क्षेत्रों से बचकर निकलने वाली छायाएं, वे सेक्सन जनजाति के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा बन गईं। तब बेवुल्फ को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी गलती समय पर प्रतिक्रिया न देना थी। जब सैम ने हमला शुरू किया था, तब उसे तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी और उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हर कठपुतली को निर्णायक कार्रवाई से नष्ट कर देना चाहिए था। वे भ्रमित और सुस्त थे। एक बार व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद स्वचालित प्रणाली ने अथक परिश्रम किया। ये लगातार नए नए कठपुतली और परछाइयां डालती रही और यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास करती रही। अंततः बेवुल्फ का और सहन नहीं हुआ और उसने सभी लोगों को सेक्सन क्षेत्र के मुख्य अड्डे पर वापस बुला लिया। उसने उसके चारों ओर घेरा बना लिया और कुशल साधकों को आदेश दिया कि वे आने वाले हर कठपुतली सैनिक पर हमला करें। भले ही वे दूर उतरे, उन्होंने दूर से किए जाने वाले हमलों से उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन तब तक सैम ने सेक्सन क्षेत्र के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, या यूं कहे कि छाया क्षेत्रों द्वारा उस पर अधिकार कर लिया था। और इसी दौरान बेवुल्फ का मन हुआ कि वह सीधे सैम को मार डाले। उसने कुछ देर के लिए हरकत भी की, लेकिन अन्य गुटों ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके निपुण और उच्च कोटि के साधक दौड़कर आए और उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बेवुल्फ पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसी दौरान टीम के साथी और मित्र हस्तिन गांव की व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण ले रहे थे। विशेष रूप से पार्थ उनके प्रशिक्षण की देखरेख कर रहे थे और उनकी समग्र युद्ध क्षमता को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षकों की व्यवस्था की थी। जैसे जैसे सब कुछ आगे बढ़ा, एक सवाल सबके मन में बना रहा। पॉइंट आवंटन के दिन। सैम ने ठीक इसी दिन के लिए अपनी साधना को दबा रखा था। वह तीसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। वास्तव में उसका दमन जरूरत से ज्यादा ही था। सौभाग्य से विपत्ति से गुजरने से उसे काफी मदद मिली। खैर, पॉइंट आवंटन की सूचना तब आई जब वह अभी भी छाया लोक में था। वह अपने समलन रूप के बिना गहरे संक्षारक ऊर्जा के बीच तैर रहा था। वह कमल मुद्रा में हवा में बैठा था, ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने दे रहा था। उसके शरीर की सभी नसें फड़क रही थीं। हालांकि उसे एक विशेष स्थान पर यह अत्यधिक महसूस हो रहा था। उसके चारों ओर तितलियों की संख्या खतरनाक रूप से बढ़ गई थी। वे हर गुजरते सेकंड के साथ आती रहीं, फटती रहीं और उसके शरीर में प्रवेश करती रहीं। वह अपनी गर्दन हिला रहा था और कभी कभी अपनी जीभ भी बाहर निकाल रहा था। उसे पसीना आ रहा था और वह बीच बीच में अजीबोगरीब दर्द भरे भाव बना रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह शांत हो जाता था। इसी बीच आसपास के जानवर पागलों की तरह लड़ रहे थे। हर जानवर के पीछे एक परछाई होती है जो उसकी जगह लेने के लिए होड़ करती है। जब भी जानवरों की ऊर्जा समाप्त हो जाती थी, वे ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए दिव्य आयाम में वापस चले जाते थे और फिर बाहर आते थे। ये दिन उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां थीं। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वे छाया के भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करें और जानवरों को खदेड़ें। जब अंकों की घोषणा हुई, तो जानवर फिर से एक तीव्र युद्ध में उलझे हुए थे। लगातार युद्ध की स्थिति के कारण वे थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। उसी क्षण सैम ने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। हम जा रहे हैं। वह जानवरों के साथ बाहर गया, आधार पर एक संरचना बनाए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। किसी कारण से जैसे ही वह छायालोक से बाहर आया, उसे वासना से अब उतनी परेशानी नहीं हो रही थी। उसका शरीर अभी भी कभी कभी फड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा पहले से अधिक स्पष्ट हो गया था। जानवर और सैम संरचना में बैठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एंसनश साहा सैम के आधार के ऊपर प्रकट हुई। वह सैम और जानवरों के करीब आ गया, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। क्या गुटों की ओर से कोई हलचल है? सैम ने बड़ी मुश्किल से कहा। हाँ। साहा हैरान रह गया। रुको, उनके आने का इंतजार करो। रक्षा का पहला चरण सक्रिय करो और अपनी लड़ाई सामान्य रूप से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। केवल सिद्ध स्तर के साधक ही युद्ध करें, बाकी यही रहें जब तक मैं न आऊं। लेकिन साहा उसे समझाने ही वाला था कि सैम ने उसे रोक दिया। मुझे यह अभी करना है, जाओ। सैम का चेहरा गंभीर था। पार्थ की बातें याद करके साहा उसके बाद चला गया। सैम बैठ गया और उसका ध्यान अपनी आत्मा पर केंद्रित हो गया। इस समय साहा से बात करते हुए भी उसकी आत्मा चेतना के सागर में कुछ कर रही थी, कुछ बहुत ही परिचित। चेतना के सागर में उसकी आत्मा ठीक उसी तरह पद्मासन में बैठी थी जैसे वह बैठा था। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा का प्रयोग करके आत्मा में प्रवेश किया और उसे दो भागों में बांटना शुरू कर दिया। सैम के चेहरे पर दर्द और पीड़ा के भाव उभर आए, लेकिन उसने दृढ़ता से दांत भींच लिए। जैसे जैसे उसके शरीर में और अधिक बेचैनी बढ़ती गई, उसकी आत्मा में हल्की हल्की हलचल होने लगी। इस विपत्ति के साथ बिताए समय में सैम ने कुछ बातें समझ ली थीं।
उसने ये समझा कि यह कैसे काम करता है और वह इसका उपयोग कैसे कर सकता है, और एक तरह से यह उसके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। सबसे पहले, हालांकि वासना के मानसिक और शारीरिक दोनों पहलू प्रभावित हो रहे थे, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव उसकी आत्मा पर पड़ा। इसलिए उसने अपनी आत्मा का विश्लेषण किया और इस अवसर का उपयोग उसे परिष्कृत और प्रशिक्षित करने के लिए किया। साथ ही उसने समाधान खोजने के दर्जनों तरीके सोचे और उसे ढूंढ भी लिया। अब जब उसे लड़ने के लिए तैयार होना था, तो उसने इस विधि का उपयोग करने का फैसला किया, और वह थी आत्मा का विभाजन। उसने ये पहले भी किया था, लेकिन इस बार उद्देश्य अलग था। जैसे जैसे आत्मा धीरे धीरे विभाजित हो रही थी, सैम ने अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आत्मा को विभाजित करने के साथ साथ उससे आगे निकलने का भी चुनाव किया। जिन जानवरों ने इसे भांप लिया, वे चिंतित हो गए। वे जानते थे कि सैम क्रूर है, लेकिन खुद को इस तरह चोट पहुंचाते समय उसके चेहरे पर क्रूरता की हल्की सी झलक देखकर उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह देवताओं को चुनौती देने के लिए इस हद तक जा सकता है। 2586 सफलता। जैसे जैसे आत्मा टुकड़ों टुकड़ों में बिखरती गई, दर्द असहनीय होता गया। सैम का सारा ध्यान उस दर्द पर केंद्रित हो गया। वासना की कोई भी मात्रा उसे शांत नहीं कर सकती थी। सैम ने इस विधि का कई बार प्रयोग किया था। उसने महसूस किया कि जब आत्मा पर किसी भिन्न प्रकार का आक्रमण होता है, तो वह वासना से पूरी तरह विचलित हो जाती है। सिर्फ वासना ही नहीं, वह कोई और भावना महसूस नहीं कर पा रहा था, केवल दर्द। अगर कोई उसे अभी चाकू भी मार दे, तो भी उसे कुछ महसूस नहीं होगा। जब उसने वासना की विपत्ति का अनुभव किया, तो उसे तुरंत पता चल गया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये है ध्यान का अभाव। अगर वह वासना से विचलित होकर विपत्ति का सामना करते हुए वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर लेता, तो वह आत्महत्या ही कर लेता। लेकिन अभी उसे आने वाले युद्ध में यथासंभव मजबूत होना है, इसलिए उसके पास इस विधि का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सैम को मुक्ति की प्रक्रिया के दौरान जिस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, उसे देखकर जानवरों की आंखों में लगभग आंसू आ गए, और कुछ ही पलों में उनका ये दुख क्रोध में बदल गया। इसी बीच हस्तिन गांव में पार्थ गांव के ऊपर हवा में तैरते हुए ध्यान में बैठा था। वह शांत और स्थिर था, मानो वह अपने जीवन के सबसे शांतिपूर्ण क्षण का अनुभव कर रहा हो। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। दुश्मन के आगे बढ़ने से पहले हर कोई अपना अपना काम पूरा करने में लगा हुआ था। गांव के बाहरी घेरे में कई हड्डियों के खंभे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे खंभे अंदर की ओर मुड़ गए और सभी गांव के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जमीन से पतले और छोटे हड्डियों के खंभे निकलते गए। साथ ही उस जानवर की नसों से बनी कई चमड़े जैसी शिराएं भी निकली। ये सभी आपस में जुड़कर गांव के ऊपर एक गुंबद बना दिया, जिसने गांव को पूरी तरह से ढक लिया। यहाँ तक कि प्रकाश की एक किरण भी इसके पार नहीं जा सकती थी। पूरा गांव सील हो गया था। सभी नियमित सदस्यों और दैवीय स्तर से नीचे के लोगों को गांव के केंद्र में भेज दिया गया। दैवीय स्तर के साधक पूर्णतम स्तर के साधकों को छोड़कर गुंबद के भीतर ही रहे, लेकिन वे अपने उपकरणों के साथ तैयार थे। वे किसी भी क्षण युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर पूर्णतम साधक गांव से दूर फैल गए और एक घेरा बना लिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पार्थ चुप रहा, यहाँ तक कि उसके चारों भाई भी उसके आसपास नहीं आए। न ही वह हिला और न ही उसने अपनी आंखें खोली। हड्डियों की गुंबद की सुरक्षा में गांव में पूर्ण शांति छा गई। अब हस्तिन युद्ध के लिए तैयार है, और बेशक युद्ध के लिए तैयार केवल हस्तिन ही नहीं है। उसी समय सेक्सन के मुख्य अड्डे पर विभिन्न गुटों के दो सिद्ध शिखर स्तर के साधक मायरमन और शिन बेवुल्फ को देख रहे थे, जो अभी भी अपनी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन दोनों जानते थे कि अगर वह सचमुच चाहे तो इन सब से बच सकता है। ये तो बस उसका विरोध करने का तरीका है। अपना नाटक बंद करो, तैयारी हो चुकी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम जाओ और अपना कदम उठाओ। मिर्मोन ने चिढ़कर कहा। बेवुल्फ रुका। मैं बदला ले सकता हूँ। हाँ, जाओ, पार्थ से लड़ो या सैम से लड़ो, या जो भी करना चाहो, जाओ और करो। तुम हमारी आक्रमण योजनाओं में शामिल नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बदला लेने के लिए कितने बेताब हो। तुम्हें अपनी मर्जी है। बेवुल्फ पागलों जैसी मुस्कान के साथ भाग गया। मिर्मो ने उसकी पीठ की ओर देखा और ताना मारा। कितना बेवकूफ है, ये ब्रेक थ्रू प्रक्रिया से कैसे गुजरा? इसका दिमाग कैसे खराब नहीं हुआ? इसे अब तक मूर्खता से मर जाना चाहिए था। ठीक है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। उसकी बेवकूफी हमारे फायदे में है, इसलिए थोड़ी कृतज्ञता दिखाओ। उम्मीद है वह गड़बड़ नहीं करेगा। खैर, अपने ठिकाने जाओ और अपने लोगों को भेजो। हमें हमला शुरू करना है, लेकिन उससे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्थ नियमों का पालन करे। इसका मतलब है कि हमें भी नियमों का पालन करना होगा। किसी भी हालत में उच्च स्तर के लोग निम्न स्तर के लोगों पर हमला नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें सीधे युद्ध के लिए उकसाया न जाए। ठीक है, बकवास बंद करो। हम सभी नियम जानते हैं। हम कब से लड़ रहे हैं। आपको इतना सब बोलने की क्या जरूरत है? जाओ और अपना काम करो। शिन और मायरमन दोनों चले गए। इसी बीच बेवुल्फ अपने गंतव्य पर पहुंच गया, सैम का अड्डा। सैम अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बेवुल्फ, जो कुछ मील दूर था, चारों ओर सतर्कता से देख रहा है।
वह दो बातों को लेकर चिंतित है। पहला है पार्थ, अगर पार्थ यहाँ आ गया तो बेवुल्फ निश्चित रूप से मर जाएगा। दूसरी बात है सैम की अजीबोगरीब चीजें। वह अभी भी उस छायालोक और सैम द्वारा उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि समुद्र की गहराई में भी कोई नोड या अन्य कोई चीज स्थापित न हो। उसे केवल सामान्य समुद्री जीव दिखाई दिए, कोई असामान्य चीज नहीं। उसने अड्डे की ओर सीधे भी नहीं बढ़ा। वह धीरे धीरे अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ा। जब वह ऐसा कर रहा था सैम ने अपना रास्ता बना लिया। उसने कुछ खून थूका, उसकी नाक से खून बह रहा था, उसकी आंखों और कानों से भी। संचित वासना पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन जाहिर है नई भावनाएं अपना प्रभाव दिखाने के लिए पहले से ही प्रयासरत हैं। लेकिन अब उसकी चेतना के सागर में उसकी आत्मा के दो अंश हैं। एक उच्च स्तर का है जो उसकी पूर्व पारलौकिक अवस्था से मेल खाता है, जबकि दूसरा अभी भी दीक्षा अवस्था में है। दोनों आत्माएं इस समय एक ही इकाई हैं और साथ ही भिन्न भी। अपनी आत्माओं को नियंत्रित करके सैम ने निम्न स्तर की आत्मा में वासना की भावना को बढ़ा दिया, जो उसकी उच्च स्तर की चेतना और शरीर पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सभी भावनाएं उस निम्न स्तर की आत्मा के अंश की ओर उमड़ पड़ी। सैम अभी भी लगातार उत्तेजना के विचारों से थोड़ा परेशान है, हालांकि यह अत्यंत सहनीय है। उसे युद्ध के बीच में ध्यान भटकने की भी चिंता नहीं है। अब जब हम फिर से मैदान में उतर आए हैं तो चलिए इस युद्ध का पर्दा उठाते हैं, एक अर्धदेव का वध करके।